नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कोशिका यानी कि सेल। यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और बायोलॉजी का एक बेसिक टॉपिक है जिससे कई सारे प्रश्न जो है एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कोशिका। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोशिका क्या है। तो कोशिका जो है वह किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो पहली बात हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो पहला पॉइंट तो हम यहाँ से ये देखेंगे कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाते हैं, तो हमारा आंसर होगा कोशिका। दूसरा अगर हम बात करें तो जितने सारे जीव हैं जो कि सजीव हैं वे सभी जो है छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी जीव क्या होते हैं? छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। जितने भी जीव हैं वह छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। तो कोशिका की अगर बात हम करें तो यह कोशिका जो है मिल करके छोटी छोटी कोशिकाओं मिल करके एक ऊतक का निर्माण करती है, जिसे कि हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो कई सारे कोशिकाओं मिल करके ऊतक का निर्माण करता है, और जब कई सारे ऊतक मिल जाते हैं तो यह हमारे शरीर के अंग का निर्माण करता है, जिससे कि हम पार्ट्स कहते हैं। और जब कई सारे अंग मिलते हैं तो यह हमारे तंत्र का निर्माण करता है, और जिससे कि हमारा शरीर बना होता है। जब कई सारे तंत्र मिलते हैं तब बनता है हमारा शरीर, यानी कि जीवों का शरीर। तो ये प्रोसेस है हमारे शरीर के निर्माण की प्रक्रिया का, कि कई सारे कोशिकाओं मिल करके पहले ऊतक बनता है, फिर ऊतक कई सारे ऊतकों के समूह मिलने से हमारा पार्ट्स जो होता है बॉडी का, जैसे कान हो गया, नाक हो गया, अंग बनता है। कई सारे अंग के मिलने के बाद फिर हमारा तंत्र मिलता है, जैसे परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, तो ये बनता है। फिर तंत्र जो है कई सारे मिल करके वह ह्यूमन बॉडी यानी कि जो है मानव शरीर या फिर किसी भी पादप का शरीर का निर्माण करता है। तो यह था कोशिका। तो इस क्रम में अगर हम देखें तो हमारा जो सबसे क्रियात्मक इकाई है, सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या है? कोशिका। तो यहाँ से यह भी पूछे जाते हैं कि जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या हो गया? सबसे छोटी इकाई। तो यहाँ से हम 3 पॉइंट याद रखेंगे कि जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। दूसरा, सभी जीव छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और तीसरा, जीवों की सबसे छोटी इकाई भी कोशिका कहलाती है। तो यह था हमारा यहाँ से 3 पॉइंट। अब अगर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वह है हमारा कोशिका का खोज। कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज करने का श्रेय जो है वह रॉबर्ट हुक को जाता है। किसे जाता है? रॉबर्ट हुक। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, और ये आप यहाँ से याद रखिएगा कि कोशिका की खोज करने का खोज किससे जाता है? रॉबर्ट हुक को जाता है। लेकिन इनके द्वारा जो कोशिका की खोज की गई थी वह एक मृत कोशिका थी। क्या थी? मृत कोशिका थी। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका की खोज की गई वह एक मृत कोशिका थी। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और उसके द्वारा खोजे गए कोशिकाएं क्या थी? मृत कोशिका थी।
इसके आगे भी हम बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वैज्ञानिक ने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया या खोजा। तो यहाँ से हम याद रखेंगे कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, जो कि एक मृत कोशिका था। अब हम पढ़ेंगे कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। ठीक है, स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन जो हमारा कहलाता है वह हमारा कहलाता है साइटोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जामों में कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि कोशिका के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक। अब हम देखेंगे कोशिका के अध्ययन से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक है, कौन कौन से वैज्ञानिक ने कोशिकाओं का अध्ययन किया या कोशिकाओं के बारे में बताया, उनका हम अब विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक, सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, जो कि एक मृत कोशिका थी। तो यहाँ से तो हम ये पॉइंट देख लिए। उसके बाद रॉबर्ट हुक के बाद जो वैज्ञानिक कोशिका का अध्ययन करते हैं वह है हमारा ल्यूवेन हॉक। जी हाँ दोस्तों, वह हमारा है ल्यूवेन हॉक। ल्यूवेन हॉक ने क्या किया, सर्वप्रथम जीवित कोशिका के बारे में बताया। ल्यूवेन हॉक ही ऐसे प्रथम वैज्ञानिक हुए जिन्होंने जीवित कोशिका के बारे में बताया। इसके पहले रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वह एक मृत कोशिका थी, यानी कि डेड सेल था। लेकिन ल्यूवेन हॉक ने जो कोशिका की खोज किया वह जीवित कोशिका थी, यानी लिविंग सेल था। तो पूछे जाते प्रश्न में कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो ल्यूवेन हॉक ने। और यदि पूछा जाए कि सिर्फ कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। दूसरे अगर हम बात करते हैं तो वह है हमारा रॉबर्ट ब्राउन। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन जो है, इन्होंने कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक, जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, उसकी खोज की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, कोशिका की केंद्रक की खोज की। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारा, आप इसे एकदम याद रखिए, खास करके रेलवे एनटीपीसी के एग्जामों में, पीसीएस में भी कई बार पूछे जाते हैं, लेकिन मिलान करने के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तीसरा जो हमारा है वह है जे.ई. पुराकंजे। जे.ई. पुराकंजे, जे.ई. पुराकंजे जो है, इन्होंने कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसे कि जीव द्रव्य भी कहते हैं, या इसे प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं, इसकी खोज की। तो जे.ई. पुराकंजे ने किसकी खोज की थी, कोशिका द्रव्य जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। तो यहाँ से ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, और जे.ई. पुराकंजे ने कोशिका द्रव्य यानी कि जीव द्रव्य की खोज की थी। इन सारे चीज़ों के खोजने के बाद अब जो है कोशिका सिद्धांत की बात आता है। तो कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले जो है, अब नाम आता है जो हमारे पास साइंटिस्ट का, वह है एम स्लाइडेन तथा टी सवान। एम स्लाइडेन टी सवान, इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कोशिका के अध्ययन में। तो इन्होंने कोशिका का अध्ययन किया और अध्ययन करके इन्होंने एक सिद्धांत बनाया जिसे कि कोशिका सिद्धांत कहते हैं। तो एम स्लाइडेन टी सवान ने क्या दिया,
तो कोशिका का सिद्धांत दिया। सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो एम स्लाइडेन तथा टी शवान ने दिया। तो यहाँ से आप याद रखिएगा कि कोशिका सिद्धांत एम स्लाइडेन तथा टी सिद्धांत ने दिया था। अब ये कोशिका सिद्धांत में जब सिद्धांत इन्होंने दिया तो सिद्धांत में कुछ न कुछ बातें कही होगी। तो इस सिद्धांत में इन्होंने यह बात बताई कि जीव जो हैं वह छोटी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो कि उनके क्रियात्मक इकाई होता है। इन्होंने यही बात की थी जिन्होंने हमने पहले में इसके पहले कोशिका के परिभाषा के रूप में प्रयोग किया था। इन्होंने बताया कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत, फिर से सुनिएगा, कि जीवों जो है सभी जीव जो हैं वह कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो उनकी क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है। तो यह सिद्धांत किसने दिया? एम स्लाइडेन तथा टी शवान नामक वैज्ञानिक ने, दोनों ने मिलकर दिया। नेक्स्ट जो हमारा साइंटिस्ट आता है वह है विर्चो। विर्चो ने क्या किया कि कोशिका सिद्धांत को थोड़ा आगे बढ़ाया, इस सिद्धांत को थोड़ा एक स्टेप आगे लेकर गया। तो यह भी कोशिका सिद्धांत को ही दिया, लेकिन इन्होंने एम स्लाइडेन तथा टी शवान के द्वारा दिए गए सिद्धांतों में एक स्टेप और बढ़ाया, और वह क्या कहा कि सभी जीव जो होते हैं, सभी जीव अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने क्या सिद्धांत जोड़ा कि सभी जीव जो होते हैं वह अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, मतलब वह अपने पहले वाले कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और यह सिद्धांत किसने दिया? तो वह विर्चो ने दिया। तो यहाँ से हमने देखा कि कोशिका से अध्ययन से संबंधित कौन कौन से वैज्ञानिक थे। फिर से रिकॉल करते हैं। ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका के बारे में बताया, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के बारे में बताया, जेई पुराकंजे कोशिका द्रव्य जिसे कि जीव द्रव्य कहा जाता है उसके बारे में बताया, एम स्लाइडेन तथा टी शवान ने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, और विर्चो ने कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए यह बताया कि सभी जीव अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो यह हमने देखा कोशिका के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिकों का नाम। ठीक है, अब हम अगर यहाँ से एक और प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन से जीव हैं जो कि कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, तो कोशिका सिद्धांत में जो है एक अपवाद है जिसे कि हम लोग कहते हैं वायरस, यानी कि विषाणु। विषाणु जो है वह अपवाद में है, यानी कि कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिकों को मानना है कि वायरस जो है वह सजीव है, कुछ वैज्ञानिकों को का मानना है कि वायरस जो है वह निर्जीव है। तो इसलिए इसे जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी में रखा गया है। ना तो ये सजीव है और ना ही यह निर्जीव है। वायरस को ना ही हम सजीव कर सकते हैं और ना ही निर्जीव कर सकते हैं। तो इसलिए वायरस जो है वह कोशिका सिद्धांत का अपवाद में आता है, यानी कि कोशिका सिद्धांत इस पर लागू नहीं होता है। आगे हम और वायरस के बारे में जब पढ़ेंगे तो इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे कि वायरस जो है क्यों सजीव है, क्यों निर्जीव है, ऐसे उसमें कौन से गुण पाए जाते हैं। तो ये था हमारा। तो अब ने हम देखा कि कोशिका के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वह जो हमारा है कि कोशिका के आधार पर जो है जीवों को दो भागों में बांटा गया है। लिख सकते हैं कोशिका के आधार पर जीवों को दो भाग में बांटा गया है। पहला जो हमारा है वह है अकोशिकीय जीव, जिसे कि हम लोग अनसेलुलर लिविंग बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है कोशिकीय जीव। ये तो कोशिका के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है। पहला अकोशिकीय जीव और दूसरा कोशिकीय जीव। जैसा कि नाम से ही यह पता चलता है कि अकोशिकीय जीव यानी कि जिसमें कोशिका उपस्थित नहीं हो, वैसे जीव जिनमें कोशिका की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है?
कोशिका की अनुपस्थिति यानी कि कोशिका नहीं पाई जाती है, यानी कि कोशिका नहीं पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकोशिकीय जीव कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें कोशिकीय जीव, तो नाम से यह स्पष्ट है, यानी कि जिसमें कोशिका क्या होता है, उपस्थित होता है। वैसे जीव जिसमें कोशिका उपस्थित होता है या कोशिका पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय जीव। अब अकोशिकीय जीव की अगर हम उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा हो गया वायरस, वायरस में कोशिका नहीं पाए जाते हैं, इसका उदाहरण हमारा वायरस हो गया। कोशिकीय जीव की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा जंतु, पादप, मनुष्य इत्यादि। जितने सारे जीव हैं वह हमारा अकोशिकीय जीव कोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा अकोशिकीय जीव और कोशिकीय जीव। अब हम देखते हैं कोशिकीय जीव को जो है, कोशिकीय जीव को जो है दो भागों में बांटा गया है। कोशिकीय जीव की अगर हम बात करें तो इसे दो भाग में बांटकर देखा गया है। पहला, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा बहु कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब हो गया कि वैसे जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। तो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और बहुकोशिकीय जीव होते हैं कि वैसे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव की अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर जो है हमारा कौन कौन से जीव आएंगे, तो इसके अंदर जो है वह अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये सारे जीव जो है वह एक कोशिकीय जीव में आते हैं। बहुकोशिकीय जीव की अगर हम बात करें तो हमारा जितने सारे पादप हैं या हमारा जंतु हो गए, हम लोग हो गए यानी कि मनुष्य, पौधे जिसे पादप कहा जाता है, तो ये सारे जीव जो है वह बहुकोशिकीय जीव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव हम समझ गए कि वैसे जीव जो एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव, और वैसे जीव जो दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में जो कार्य होता है उसके लिए सिर्फ एक कोशिका जिम्मेवार होती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में बहुत सारे कार्य होते हैं और उन कार्यों को करने के लिए कई सारे कोशिका जिम्मेवार होते हैं। तो यह इसका एक डिफरेंट है। तो यहाँ से हमने देखा कोशिकाओं को एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में बांटा गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ से हम बात करते हैं कोशिका की आकार। कोशिका की आकार, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, दो प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोशिका की आकार हम की बात करें तो विभिन्न कोशिकाओं में जो होते हैं विभिन्न आकार की कोशिका पाए जाते हैं। विभिन्न जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम सबसे
बड़ी कोशिका की बात करें, ये प्रश्न यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, अर्थात अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो पाई जाती है वह शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। दूसरा अगर हम बात करें कि सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह माइकोप्लाज्मा की होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। तो यहाँ से 2 प्रश्न ही पूछे जाते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। बाकी साइज वगैरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि कितने साइज होते हैं, वह उतना नहीं पूछा जाता। तो यहाँ से हम 2 पॉइंट याद रखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वह शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा का होता है। तो अब हम कोशिका के आकार को भी देख लिए। अब हम बात करेंगे कोशिका के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ सेल, कोशिका के अवयव। कोशिका के अवयव जिसे हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स भी कहते हैं। तो कोशिका के अवयव की अगर हम बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सेल की, तो इसमें मुख्य रूप से जो है 3 अवयव पाए जाते हैं, यानी कि 3 भागों से मिलकर बना होता है। उसे हम 3 पॉइंट में बांट सकते हैं। पहला जो हमारा है वह है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा जो हमारा है वह है केंद्रक, और तीसरा जो हमारा है वह है जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य। तो ये 3 पार्ट मुख्य हैं जिससे कि मिल करके हमारा कोशिका क्या होता है, बना होता है। कई सारे बुक में 1 से अधिक पार्ट भी दिए जा सकते हैं, लिखा हुआ हो सकता है, लेकिन हम समझाने के लिए इसे 3 पार्ट में, चूंकि एनसीईआरटी में 3 पार्ट को लेकर ही समझाया गया है, तो हम इसमें 3 पार्ट में बांटे हैं। पहला प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा केंद्रक और तीसरा जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो इसे कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है, ठीक है। इसे कोशिका झिल्ली, जिसे कि इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा इंग्लिश वर्ड हम अक्सर जो है बोल करके यूज किया करेंगे, तो आप लोग उसे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कोशिका झिल्ली जो है उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है और इसी को प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता है। केंद्रक की बात करते हैं तो यह जो है न्यूक्लियन कहा जाता है, किसी भी सेल का बीच वाला पार्ट होता है। जीवद्रव्य जिसे कि कोशिका द्रव्य या इसी को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे 3 अवयव, यानी कि, और ये सभी मिल करके जो है वह पूरे कोशिका का निर्माण करता है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वह कोशिका की सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी परत होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। तो पहला पॉइंट हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सबसे बाहरी परत या आवरण या झिल्ली। तो सबसे बाहरी परत, आवरण या झिल्ली जो होता है वह प्लाज्मा झिल्ली से होता है। यह झिल्ली जो है वह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि पूछे जाते प्रश्न में कि प्लाज्मा झिल्ली किससे मिलकर बनी होती है, तो वह प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। तीसरा अगर हम बात करें तो चूंकि यह सबसे बाहरी परत पर स्थित होता है,
तो यह क्या करता है कि बाहरी परत पर एक आवरण के रूप में उपस्थित होता है, जिससे कोशिका को यह सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? यह जो है कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा अगर हम बात करें तो यह कोशिका झिल्ली जो है वह पादप एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। तो यह हो गया हमारा कि पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। क्योंकि नाम से ही ये स्पष्ट है, झिल्ली। झिल्ली का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को आने और जाने देना, यानी कि एक छकना की तरह कार्य करना। तो यह जो है वह गैसों का या फिर कई सारे अणुओं का आदान प्रदान करने का भी कार्य करता है। तो यह हमारा हो गया कौन? कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब केंद्रक जीवद्रव्य की बात हम बाद में करेंगे। अब ये था हमारा कोशिका झिल्ली। लेकिन अगर ये तो पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, लेकिन अगर हम पादप कोशिका की बात करते हैं, यदि हम पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल की बात करते हैं, तो प्लांट सेल में जो है वह कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त एक और झिल्ली पाई जाती है, जिसे कि हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में, ना कि जंतु कोशिकाओं में, कोशिका झिल्ली के अतिरिक्त पादप कोशिकाओं में एक और भित्ति या झिल्ली पाई जाती है, जिसे कि कोशिका भित्ति कही जाती है। यह कोशिका भित्ति जो है वह किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो वह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है, तो वह पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो यहाँ से कभी कभी कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चूंकि यहाँ से हम याद रखेंगे दोनों को अंतर में समझते हुए कि कोशिका झिल्ली जो है वह, पहली बात क्या होता है, कोशिका झिल्ली जो है वह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो यह सेलुलोज की बनी होती है। दूसरा, कोशिका झिल्ली जो है वह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वह सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो यह इस तरीके से हम जो है कोशिका भित्ति को भी समझ लिए कि कोशिका भित्ति क्या होता है, सेलुलोज की बनी होती है। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है, क्योंकि पीडीएफ में ये सारी बातें लिखी गई है, आप वीडियो को देख करके पीडीएफ पढ़िए तो आपको आसानी से बेहतर रूप से समझ में चीज़ों को आ सकता है। क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल्स में यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वही उसी चीज़ों का चर्चा कर रहे हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ऐसे अगर कोशिका के बारे में पढ़ें तो ये काफ़ी डिटेल्स में है, काफ़ी लंबी कहानी है इसकी। तो आप कई सारे बुक में भी इसकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, कई सारे अच्छे बुकों में भी डिटेल्स दिया है, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का जो निचोड़ है, जो उसमें मेन फैक्ट दिया है, हम उसी फैक्ट को अपनी पीडीएफ में डालने का प्रयास किए हैं और उसी फैक्ट को हम बोर्ड पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर कहीं कहीं पर त्रुटि होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा कंपोनेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो वह हमारा क्या था, तो यह जो होता है वो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है।
क्यों महत्वपूर्ण अंग होता है? तो यह कोशिका के सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या करता है? सभी क्रियाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है, इसलिए यह जो है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दूसरा क्या है कि इसे हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसे हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो इस तरीके से केंद्रक में हमने क्या देखा कि यह सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और इसे हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में ही क्रोमोसोम पाए जाते हैं। केंद्रक में ही क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो कि डीएनए एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो यह था हमारा केंद्रक। खोज की अगर हम बात करें तो इसकी चर्चा हम पहले कर चुके थे कि केंद्रक की खोज जो है वह किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। यह था हमारा कोशिका के केंद्रक। अब हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वह है हमारा जीव द्रव्य, क्योंकि इसके डिटेल्स अगर आपको पढ़ना है तो पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम के व्यू से इतना ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य जो है इसमें सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। सभी कोशिका अंगक किसमें पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें, कोशिका द्रव्य की खोज की चर्चा हमने पहले कर चुका था कि कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? तो जे.ई. पुराकिंजे ने। सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। अब इसमें एक बात आता है जीव द्रव्य की। तो चूंकि अगर देखा जाए तो कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है उसमें क्या होता है कि सभी कोशिका अंगक पाए जाते हैं। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य से मिलकर बना होता है। इसी को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं तो उसकी चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम काफ़ी यहाँ से पूछे जाते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसे कोशिका की आत्महत्या की क्या कहा जाता है? थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। इसी को हम लोग इंग्लिश में सुसाइड बैग भी कहते हैं, या दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कोशिका के अपशिष्ट निवारण का तंत्र। कोशिका के अपशिष्ट निवारण का तंत्र भी किसे कहा जाता है? वह लाइसोसोम को कहा जाता है। क्यों कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो कोशिका व्यवधान के दौरान कोशिका जो है अपने ही कोशिका का क्या करता है? मृत्यु कर देता है, अपने ही कोशिका को नष्ट कर देता है, जिसके कारण उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। दूसरा अगर हम बात करें लाइसोसोम के बाद
तो वह है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर इसकी बात करें तो इसकी खोज जो है वह अल्टमान ने किया था, और इसका नामांकन की बात करें तो सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने इसका नामांकन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पूछे जाते हैं, इसे पावर ऑफ सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिका का ऊर्जागृह या ऊर्जा घर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो यह माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गया। नेक्स्ट हमारा है प्लेस्टिड। नेक्स्ट जो हमारा है प्लेस्टिड। तो प्लेस्टिड जो है वह दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। बहुत सारे बुक में इसे 3 भाग में दिखाया जाता है क्लोरोप्लास्ट के रूप में, लेकिन यहाँ हम एनसीईआरटी के अनुसार 2 भाग में पढ़ेंगे, पहला क्रोमोप्लास्ट और दूसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी होता है कि जो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, उसे हम लोग क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। मतलब यह क्या होता है? रंगीन होता है। लेकिन ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसमें क्या होता है? रंगहीन होता है, मतलब कोई रंग नहीं पाया जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट से याद रखेंगे कि यह रंगीन होता है, और ल्यूकोप्लास्ट से याद रखेंगे कि यह रंगहीन होता है। तो रंगीन में हमारा अगर बात करें तो रंगीन प्लास्टिक एक हमारा होता है जिसे कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है जो कि रंगीन है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वह क्या होता है? वह कहाँ पाया जाता है? पौधे के पत्ती में पाया जाता है, और यह जो है प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भोजन के निर्माण में। तो यह था हमारा क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमने समझ लिया कि यह रंगहीन होता है। अब अगर हम बात करें तो प्लास्टिड जो होता है इसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। तो कोशिका में, याद रखिएगा यहाँ से एक फैक्ट, कि कोशिका में 2 महत्वपूर्ण ऐसे अंग हैं जिनमें कि खुद अपना डीएनए पाया जाता है। एक तो हमारा प्लास्टिड हो गया और दूसरा हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों ऐसे अंग हैं जिनमें कि खुद का अपना डीएनए पाया जाता है, पहला प्लास्टिड में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो पूछे जाते हैं प्रश्न में कि कोशिका के किस भाग में डीएनए पाया जाता है, तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया अगर दोनों ऑप्शन में है तो हमारा दोनों विकल्प सही होगा। तो यह था हमारा कोशिका के बारे में छोटी सी बेसिक जानकारी जो कि एग्जाम के व्यू से पूछे जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। अब विशेष जानकारी के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अधिक जानकारी के लिए आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, उसमें आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाया गया है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में।